The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपना डेली करंट अफेयर का सेशन जो कंटिन्यू चला आ रहा है। ठीक है, जीएस लिंक के साथ उसको करते हैं हम अपने सेशन को। ठीक है, आपको पता ही है कि करंट अफेयर विथ जीएस लिंक। तो शुरुआत करते हैं हम करंट अफेयर जो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। साथ के साथ आप चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि सारी जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी। पनामा कैनल इम्पॉर्टेंट है, अभी आपके न्यूज़ में चल रहा है। ओशियंस देख लेंगे, जो ग्रेट 5 ओशियन है उसको देख लेंगे हम लोग। टोटल कितने ओशियन है आपके? 5 ग्रीन बॉन्ड्स को जानेंगे, ये न्यूज़ में है अभी। सर रिपोर्ट आया है, एक रिपोर्ट आई है एजुकेशन से रिलेटेड, ये रिपोर्ट है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ न्यूज़ में होगी वो आपके लिए एग्ज़ाम मटेरियल बनेगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। क्वेश्चन आपका क्या है? पनामा कैनल विच हैज़ बीन इन न्यूज़ कनेक्ट विच 2 ओशियंस। 2 ओशियन को कनेक्ट करता है पनामा कैनल। आपको मालूम होगा कौन से 2 ओशियंस को कनेक्ट करता है, आपको बताना है। यहाँ पे टोटल एक तरह से देखा जाए तो 4 ओशियन दे दिया गया है। 5वां ओशियन कौन है आपका? सदर्न ओशियन को नहीं दिया है यहाँ पर। बाकी आपको 5 ओशियन का नाम यहाँ पर मौजूद है। पहला आपका पैसिफिक है, ठीक है। दूसरा आपका अटलांटिक है, ये आपको एरिया वाइज बताया जा रहा है, लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तीसरा आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है। चौथा आपका ये सदर्न है और 5वां आपका आर्कटिक है, ठीक है। ये 5 ओशियन है मेन। तो इनमें से किन 2 को जो है पनामा कैनल कनेक्ट करता है आपको बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो है आपको, आप अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम होगा अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन जो है आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर। आगे देख लीजिए आप इसके करेक्ट आंसर को। और क्यों न्यूज़ में है ये? न्यूज़ में इसलिए है कि 22 मिलियन ईयर ओल्ड लॉस फॉरेस्ट इन द पनामा कैनल, अ क्रूशियल आर्टिफिशियल वाटरवे जो है, ठीक है, जो 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है, वहाँ जो है 22 मिलियन ईयर ओल्ड फॉरेस्ट को डिस्कवर किया गया है, खोजा गया है। किसके थ्रू? साइंटिस्ट के थ्रू, ठीक है। इसीलिए ये पनामा कैनल न्यूज़ में है। और जब ये पनामा कैनल न्यूज़ में है तो आपसे क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है। और देखिए क्या है इंपॉर्टेंट इसमें, कनेक्टिंग द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, ठीक है। स्ट्रेचिंग 80 किलोमीटर स्ट्रेच है ये, इसकी चौड़ाई जो है लगभग 80 किलोमीटर है। फीचर्स लुक्स टू एडजस्ट वाटर लेवल फॉर शिप पैसेज, यहाँ से जो है शिप के कार्गो शिप की पैसेज बना हुआ है। आपको इस्मस, पनामा इस्मस जो है यहीं पर है, ठीक है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। ये एक बड़ा सा लैंड एरिया है, इसको आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। इसका कंट्रोल जो है किसके पास है? यूएसए के पास है, ये ध्यान में रखिएगा। 1977 से देखिए ये है इस्मस ऑफ पनामा, ठीक है, इसी को बोलते हैं इस्मस ऑफ पनामा। पनामा इज एन इस्मस, अ नैरो स्ट्रिप लैंड विच हैज़ वाटर ऑन ईच साइड एंड कनेक्ट 2 लार्जर बॉडीज ऑफ लैंड। ये 2 लार्जर बॉडी को कनेक्ट करते हैं। और आप ओशियन देख लीजिए, एक तरफ अटलांटिक है और एक तरफ पनामा है, और ये है आपका पनामा कैनल, ठीक है। 2 वाटर बॉडी और 2 बड़ा लैंड एरिया, एक साउथ अमेरिका हो गया और एक नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट करता है ये कैनल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसीलिए ये अभी न्यूज़ में आया है। तो यहाँ क्या हुआ है, 22 मिलियन ईयर ओल्ड जो है फॉरेस्ट को डिस्कवर किया गया है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया था और ये इम्पॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इसका कंट्रोल जो है सबसे पहले फ्रांस के पास था 1881 में, ये ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद 1904 से जो है ये कंट्रोल किसके पास आ गया? आपके यूएसए के पास। यूनाइटेड स्टेट टुक ओवर 1904 एंड 1999 तक जो है ये यूएसए के पास रहा। ये यहाँ पे फ्रांस के पास था और इसके बाद 1904 से इसमें यूएसए ने काम शुरू किया और 1999 तक जो है यूएसए के पास था। और उसके बाद से सन 2000 से ये जो है पूरी तरह से पनामा के कंट्रोल में चला गया। ये आप ध्यान में रखिएगा। ये टेरिटरी हुई थी किसके साथ? यूएस के साथ 1977 में।
ये पनामा कैनल से रिलेटेड जानकारी है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, इस चीज़ को बता दिया आपको हमने। और ये देखिए, ये आपके ओशियंस रहे, यहाँ पे है आपका पनामा कैनल। ये सारे मेजर लोकेशन है यहाँ पर इस मैप में, फिजिकल मैप में, इसको ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, ठीक है, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, ठीक है, रेड सी, ये सारे इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कभी कभी, तो आपको ये सारे लोकेशन याद होने चाहिए। बे ऑफ हुडसन और गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये सारे नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, इन लोकेशंस को भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन कहाँ है, क्योंकि इस लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है बीपीएससी, बीएसएससी वगैरह में होता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड जापानीज येन डेनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली क्या इशू किया है? जापानीज येन डेनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बॉन्ड्स एक डेप्थ कर्ज का इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा। ये जो है सरकार इशू करती है और पब्लिक से पैसा उठाती है। कौन? गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट पैसा उठाती है पब्लिक से, और इसके बदले में पब्लिक को क्या मिलता है? पब्लिक को एक इंटरेस्ट रेट मिलता है इसके बदले में। या तो मंथली मिलेगा आपको, या आपको क्वार्टरली मिलेगा, या आपको हाफ ईयरली मिलेगा, या ईयरली मिलेगा, ठीक है, सालाना मिलेगा एक फिक्स रेट। और इसके बाद बॉन्ड्स की एक मैच्योरिटी ईयर होती है, पीरियड होता है, चाहे 10 साल का हो चाहे 5 साल का हो। उस 10 साल और 5 साल के बाद आपका पूरा का पूरा अमाउंट भी आपको वापस लौटा देगी सरकार। और ये ग्रीन बॉन्ड है, तो इस पैसे का इस्तेमाल सरकार जो है इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने के लिए करेगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपने बॉन्ड्स के बारे में जान लिया कि बॉन्ड जो है एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, यानी सरकार के लिए पब्लिक के द्वारा लिया गया, पब्लिक से सरकार के द्वारा लिया गया रेंट है, जिस पे आपको एक ये मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है। इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड किया हुआ होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपका जो है सारा अमाउंट भी सरकार वापस कर देती है। तो ये अभी किसके थ्रू रिलीज़ किया गया है, इशू किया गया है? जापानीज येन डेनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड। तो आपके पास ऑप्शन में REC लिमिटेड है, ये एक महाराष्ट्र बेस्ड PSU है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनियन, ठीक है। ऐसी कंपनी जिसमें सरकार का 51% से ज़्यादा स्टेक होता है वो PSU कहलाती है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसको भी जान रहे हैं आप। ये जो है UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है, जो फाइनेंस के फील्ड में काम करती है, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये आपकी कब बनी थी? 27 दिसंबर 1945, ये ध्यान में रखिएगा। ये इसका फाउंडेशन ईयर है और डेट है। इससे क्वेश्चन पूछता है। वाशिंगटन DC में इसका जो है USA में इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसका ऑब्जेक्टिव है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी दुनिया में मेंटेन करना, ठीक है, इसकी एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, किसकी? UN की, ये ध्यान में रखिएगा, यूनाइटेड नेशन की। उसके बाद इसका फैसिलेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद इनका सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ, SEDG इन्हीं का गोल है, ठीक है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ। उसके बाद और क्या करती हैं ये? पॉवर्टी को रिड्यूस करने का काम इन्हीं का है, ठीक है। दूसरा एक मेजर रोल इनका क्या है कि वर्ल्ड लेवल पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। ये सब जो है इनका इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इन ऑब्जेक्टिव को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ से इस तरह के इंस्टीट्यूट का, इस टाइप के इंस्टीट्यूशन का जो UN की बॉडी है उससे क्वेश्चन होता है। और क्वेश्चन ये भी होता है कि उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, उनका कब बना था वो, और वो उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाती है आपके एग्जामिनेशन में। तो यहाँ से ये चीज़ें नोट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके
नोट कर लिया कीजिए, सारी जानकारी आपके नोटबुक में होगी तो आपके लिए एग्ज़ाम में आसानी होगा। और इसके बाद है वर्ल्ड बैंक, ये भी जो है यूएन की स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एजेंसी है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये कब बनी थी? ये इससे भी पहले बनी है, 7 जुलाई 1944, ठीक है। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है लीस्ट डेवलपमेंट और स्मॉल कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करना, ये इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इससे पहले हमने आपको IMF का मेन रोल बताया जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसके आंसर को जानते हैं कि विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इशूड जापानीज ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड भी बता दिया आपको कि क्या होता है। तो REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक PSU है, ध्यान में रखिएगा, पब्लिक सेक्टर यूनियन। अब आइए और समझिए यहाँ पर और अच्छे से चीज़ों को। ये कंपनी महाराष्ट्र बेस है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर अचीव्ड अ माइलस्टोन विथ इट्स इनॉग्रल JPY, इतने बिलियन का जो है ग्रीन बॉन्ड इन्होंने इशू किया है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये कंपनी जो है किसके थ्रू ऑपरेट होती है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड फाइनेंस, इसके थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के थ्रू जो है ये ऑपरेट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके अंदर है? आपको पता होना चाहिए, हरदीप सिंह पुरी। कुछ ही समय पहले आपको ये चीज़ भी बताया गया था, ठीक है। हरदीप सिंह पुरी है कि नहीं, इसको आप कंफर्म करना है, इसके मिनिस्टर हैं कि नहीं ये आप कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड इशू किया गया है किसके थ्रू? 11th एंट्री इनटू द इंटरनेशनल बॉन्ड। ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन को आपसे पूछ भी सकता है कि इंटरनेशनल बॉन्ड इशू करने में भारत की एकमात्र कौन सी कंपनी है? तो वो है REC लिमिटेड, ठीक है। एकमात्र इंटरनेशनल बॉन्ड इशू करने वाली एकमात्र कंपनी आपकी REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, इस कंपनी का नाम है, इसने इशू किया है। और ये इसकी मैच्योरिटी क्या है? अभी हमने आपको बॉन्ड्स की मैच्योरिटी बताया था, या तो 5 ईयर या 10 ईयर। तो यहाँ देखिए 5 ईयर, 5.2 ईयर एंड 10 ईयर, ठीक है। और इसमें यील्ड क्या मिलेगा, यानी रिटर्न, सालाना रिटर्न कितना मिलेगा आपको, या डिविडेंड कितना मिलेगा? 1.76%, 1.79% एंड 2.20%, ठीक है। लार्जेस्ट इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ये जो बॉन्ड की वैल्यू है लार्जेस्ट है किसमें? साउथ और साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। इतना बड़ा बॉन्ड जो है पहली बार इशू हो रहा है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, इसको आप ध्यान में रखिएगा। येन डेनोमिनेटेड इशुएंस है ये, इंडियाज लार्जेस्ट, इंडिया का जो है सबसे लार्जेस्ट येन जो है जापान की करेंसी है, ये ध्यान में रखिएगा। द बॉन्ड्स रिसीव्ड सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ग्लोबली, ठीक है। सब लोग जो है इस बॉन्ड के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि गिफ्ट सिटी गुजरात भी जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये लिस्टेड है कहाँ ये बॉन्ड कहाँ लिस्ट हुआ है? गिफ्ट सिटी गुजरात में, इंडिया के इंडियन एक्सचेंज में, BSE और NSE IFSC, इन सब में जो है आपका ये बॉन्ड लिस्ट है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी के बेस से क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, आपके नोटबुक में नोट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, देख के बार बार, लिख कर बार बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होगा। ये एडजस्ट नहीं हो पाया था ठीक से, तो देख लीजिए आप। ये आगे बढ़ते हैं, देखिए REC लिमिटेड फॉर्मली, अब इसके बारे में, इन कंपनी के बारे में जान लीजिए। ये कब जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी? 25 जुलाई 1969 में, और न्यू दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखिएगा। और REC लिमिटेड फॉर्मली नोन एज रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, विच पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी विच इज इन टर्न इज अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर किसके पास है? आपसे पूछा अभी कुछ देर पहले, श्री हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं, जबकि श्री राजकुमार सिंह, याद रखिएगा, श्री राजकुमार सिंह आपके मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैं, ठीक है। और हरदीप सिंह पुरी, जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा था, आपने कोई कमेंट नहीं किया, हरदीप सिंह पुरी वो जो थे आपके
यही मैंने लिखा था। हरदीप सिंह पुरी जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उनके पास, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के इनके पास है श्री राज कुमार सिंह। ये आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इंडिया में आपके पावर को प्रमोट करने का, पावर प्रोजेक्ट को प्रमोट करने का काम REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड करता है। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एसर 2023 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देखिए, एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंट में, एसर की एक रिपोर्ट आई है। ये एक के रिपोर्ट से क्वेश्चन है आपको। रिपोर्ट जो भी आपके लिए आती है, साल में जितनी भी रिपोर्ट आती है, आपके एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से जो रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से इस तरह से कथन के टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एसर 2023 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सर्वेक्षण में 8 से 14 वर्ष के छात्रों को शामिल किया गया है। आपको आंसर में ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो अगर इस रिपोर्ट को आपने सही से भली भांति पढ़ लिया है किसी न्यूज़पेपर में या किसी चैनल के थ्रू आपने पढ़ा है, तो आपको ये आंसर देना इजी हो जाएगा आपके लिए। ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों कथन जो है गलत है, क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्रालय ने इसको नहीं जारी किया है, बल्कि एक NGO है गुजरात, ये महाराष्ट्र बेस्ड प्रथम NGO है एक, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड, ठीक है। फरीदा लांबा इसकी डायरेक्टर हैं, और इसके साथ साथ महादेव चाहवान इसके जो है डायरेक्टर है। इन दोनों ने ये NGO बनाया है। और एक कौन है? फरीदा लांबा, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर जो है ये NGO प्रथम बनाया है। और इन्हीं की NGO किस फील्ड में काम करती है? एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। और इन्हीं की NGO ने ये रिपोर्ट लाया है, इसलिए पहला कथन भी गलत है। और एज ग्रुप जो है इसमें 14 से 18 है, 14 to 18, इसलिए ये दोनों कथन गलत है, ये ध्यान में रखिएगा। इसलिए आंसर जो है D, ना तो एक और ना ही दो। अब इस रिपोर्ट को अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसमें आपको मेंस राइटिंग में भी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। अगर एजुकेशन से कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है GS1 GS2 पेपर में या फिर ऐसे के पेपर में, ठीक है। सभी युवाओं में से लगभग 90% के पास घर में स्मार्टफोन है और वे इसका उपयोग भी करना जानते हैं। 90% युवाओं के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। और ये देखिए, ये रिपोर्ट जो है फैसिलिटेट बाय प्रथम, और एज ग्रुप देखिए 14 से 18। तो इस तरह से दोनों कथन गलत था। अब इस रिपोर्ट को और अच्छे से जानने के लिए यहाँ से शुरुआत कीजिए आप। देखिए, शिक्षा पर क्या कहती है एसर रिपोर्ट, ठीक है। अब इस रिपोर्ट की एक एक पहलू को देख लीजिए आप, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, एसर का पूरा नाम याद रखिएगा, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023, ठीक है। इस रिपोर्ट को नागरिक समाज संगठन प्रथम फाउंडेशन ने जारी किया है, ठीक है। रिपोर्ट किसके थ्रू जारी की गई है? प्रथम फाउंडेशन के थ्रू। इसमें 14 से 18 वर्ष के आयु के ग्रामीण छात्रों के बीच एक सर्वेक्षण किया गया। इसमें याद रखिएगा कि 26 स्टेट 28 ज़िले में आयोजित घरेलू सर्वेक्षण में 34,745 छात्रों को शामिल किया गया है। इस तरह से क्लियर कट डेटा जो है एक आपको NGO ही दे सकता है, ना कि आपकी एग्जिट पोल वाली मीडिया। वो आपको बताएंगे भी नहीं कि कितने लोगों से उन्होंने सर्वेक्षण किया है, लेकिन यहाँ सारा डेटा आपको दिया गया। 26 राज्य है, 28 ज़िला है, और कुल इतने स्टूडेंट से इन्होंने पूछताछ की है। उसके बाद ये रिपोर्ट इन्होंने अंकित किया है। अब इस रिपोर्ट को और देखिए, सर्वेक्षण में छात्र द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, उनकी बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ाई, गणित क्षमताओं, डिजिटल जागरूकता और कौशल पर चर्चा की गई है। इन सारी चीज़ों को आधार मान के जो है आपका ये सर्वेक्षण हुआ है। और इसके बाद जो रिपोर्ट का निष्कर्ष है वो आपको बताया गया। 14 से 18 वर्ष के 86% लोग बच्चे किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में नामांकित हैं, ठीक है। स्कूल में या फिर
कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में वो लोग रजिस्टर्ड हैं। कितने परसेंट लोग? 86.8%। नामांकित नहीं होने वाले युवाओं का प्रतिशत 14 साल के युवाओं का 3.9 है, ठीक है, जो स्कूल से बाहर हैं। 14 साल से के युवा, याद रखिएगा 14 साल के, और 18 साल के 32.6% जो है स्कूल और कॉलेज से बाहर हैं। ये के लिए 32% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्या है इस रिपोर्ट में। 11वीं कक्षा में आधे से अधिक लोग, लगभग 55.7% कला या मानविकी यानी आर्ट्स एंड कॉमर्स में नामांकित हैं, जबकि 36% लोग जो हैं विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में इनरोल हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जबकि महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में कम, लगभग लिखा जा रहा है 28%। कॉलेज स्तर पर युवाओं की व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने की संभावना सबसे अधिक है, 16.2%, ठीक है। व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लेने में युवाओं का सबसे ज़्यादा परसेंटेज कितना है? 16.2। तो सोच लीजिए आप कि मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे थे इंडिया को, और परसेंटेज कितना है? 16.2, और ये परसेंटेज 26 स्टेट के 28 डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है, याद रखिएगा। इसके बाद जो है ये डेटा आ रहा है आपके पास, तो विश्व गुरु बनने के कितने प्रॉपर चांसेस है आप ध्यान रखिए इसका। लगभग 25% लोग अभी भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। क्लास 2 की बुक जो है 25% लोग अभी भी अपने क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल लैंग्वेज में नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट बोल रहा है, ठीक है। आधे से अधिक लोग गणित में विभाजन संबंधी प्रश्नों का हल कर पाने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो आप लेवल समझ लीजिए। 14 से 18 साल के केवल 43.3% बच्चे ही ऐसी समस्याओं को सही ढंग से हल कर पाते हैं, ठीक है। 57% लोग अंग्रेजी में वाक्य पढ़ सकते हैं, जबकि इनमें से लगभग 3/4 यानी 73% उनका अर्थ बता सकते हैं, ठीक है। जबकि इनमें से लगभग 3/4 ही उनके अर्थ को यानी इतने लोग उसके अर्थ को नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। लगभग 57.3% लोग अंग्रेजी को में वाक्य पढ़ सकते हैं, जबकि इनमें से लगभग 3/4 यानी इतने परसेंट लोग 73 ही उनका अर्थ बताते हैं। लेकिन इंग्लिश में रीड कर रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं बता रहे हैं, कहने का मतलब ये है। क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने में महिलाओं का प्रतिशत 76 है, वहीं पुरुषों का प्रतिशत 70 है, ठीक है। यानी क्षेत्रीय भाषा में स्तर किनका अच्छा है? महिलाओं का, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज में पकड़ ज़्यादा किनका है? महिलाओं का, जबकि पुरुषों का 70.9% है। ये सारी बातें इस रिपोर्ट के तहत आई है, ठीक है। तो ये एनुअल स्टेटस एजुकेशन रिपोर्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीज़ सामने निकल कर आई है जो एक चिंता का विषय है और कंसर्न है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आपका आज का सेशन एंड होता है। पढ़ते रहिए, और बीपीएससी का रिज़ल्ट अभी आया है, आपको पता चल ही गया होगा। और कई कोचिंग ऐसा दावा कर रहे हैं कि 50% रिज़ल्ट उन्हीं के यहाँ से हुआ है। ऐसे कोचिंग में जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो होशियार हो जाएं, समझ जाएं कि जिस एग्ज़ाम का सक्सेस रेट ही 0.7% के आसपास है, वहाँ 50% और 44% और 45% रिज़ल्ट एक इंस्टीट्यूशन से होना लगभग नामुमकिन है, तो आप समझ लीजिए कि आपके कोचिंग में क्या चल रहा है। और एक टीचर तो अंतर्यामी हो गए हैं, बस परमात्मा बनना उनको बाकी है। आप समझ रहे हैं कि कौन से टीचर की बात हो रही है। तो ऐसे भ्रामक टीचर से बचिए और सिलेबस अपना खुद से कवर कीजिए। पूरी कोशिश कीजिए कि आपको आपका सिलेबस मालूम होना चाहिए पहले, जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। टीचर आपको कुछ नहीं घोल के पिला नहीं सकते हैं, मेहनत आपको करना, रिजल्ट आपका आपसे होगा, ठीक है। कोचिंग का काम है भ्रामक प्रचार करना, ठीक है। अगर 144 लोगों का रिजल्ट एक कोचिंग से हुआ है तो उनको कहिए कि अपने पूरे बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर पेपर में छाप दें, ठीक है। ऐसा करने में वो असमर्थ होंगे क्योंकि झूठा डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए, और जो भी करंट अफेयर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं उसका नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि आप जब तक लिखिएगा नहीं तब तक सीखिएगा नहीं। अंत में ये सवाल आपके लिए है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी? वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की क्या भूमिका है? इस पर आंसर राइटिंग कीजिए आप, और करके इस नंबर पर अगर कर सकते हैं तो इस पर फॉरवर्ड कीजिए।